अब आप सोच लीजिए, फंस सकते हैं, उलझ सकते हैं, लफड़े में पड़ सकते हैं। बदल गया है कानून, यानी नया कानून जो है वो क्या कहता है वो आपको जरूर जान लेना चाहिए। अगर आपका भी कहीं पर कोई भी जमीन है तो ये जो महत्वपूर्ण बातें ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कहीं भी मकान है तो ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। यानी अब जो है हमारे देश का कानून बदल चुका है और अब ये कानून क्या कह रहा है कि संपत्ति जो है कहीं पर भी, कोई मकान हो, कोई जमीन हो, अब अगर मकान जमीन है तो जो उनके बच्चे होते हैं जिनके नाम से ये मकान है, जिनका ये जमीन है, अब उनके जो बच्चे हैं तो बच्चे का क्या अधिकार होने वाला है। अगर एक गलती कर लिए जो बच्चे हैं, अगर ऐसी गलती वो कर लिए तो समझ लीजिए कि उनका जो पूरा है वो उलझ कर रह जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, यानी आप समझ सकते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है उसको तो यानी पूरे देश को स्वीकार करना है। अगर आप उसको इग्नोर करके चलेंगे तो फिर आगे भविष्य में लफड़े में पड़ सकते हैं। तो अगर जो है ये हमारा कानून क्या कहता है, चलिए उसको समझते हैं। देखें, कहीं पर किसी व्यक्ति का मकान है, जमीन है, अब उसके जो है 3 बच्चे हैं, बेटा है, बेटी है और एक बेटा भी है। अब ये बेटा जो है ये बड़ा बेटा है, फिर बीच में जो है वो बेटी है ना। अब ये जो है इनका छोटा बेटा है। तो यानी ये पूरा परिवार है और एक समय ऐसा आता है कि माता पिता की संपत्ति जो होती है उस पे जो उनके उत्तराधिकारी हैं, और आपको पता होना चाहिए उत्तराधिकारी में जो है जो बच्चे होते हैं, यानी बेटा बेटी और जो है और जो उनकी पत्नी भी है, उसको यहाँ पर पहली श्रेणी में रखा जाता है। यानी पहली श्रेणी की वो उत्तराधिकारी है। दूसरी श्रेणी भी होती है, तीसरी श्रेणी भी होती है, लेकिन जो पहली श्रेणी है अगर वो लोग मौजूद है, किसी के नाम प्रॉपर्टी है, उसका बेटा है ही, उसकी पत्नी है ही, उसकी बेटी है ही, है ना, तो उस संपत्ति का हकदार उसके भाई क्यों होंगे, उसके भतीजे क्यों होंगे। तो इसलिए पहली श्रेणी के जो लोग हैं वही सबसे पहला उत्तराधिकारी होते हैं। अब सवाल उठता है कि अब क्या हो गया, ऐसा क्यों बदल रहा है कानून। तो मैं आपको बता दूं कि पहली श्रेणी में जो हैं वो पहले जो है बेटियां नहीं थी। जरूरत के हिसाब से पहले भी एक हिस्सेदार के रूप में बेटी रही है, लेकिन अब जो है, अब आपको जैसे क्या होता है ना कि आप अगर कहीं प्रॉपर्टी बेचते हैं, किससे पूछते हैं, तो आप पूछते हैं अपने भाई से पूछ लेते हैं कि ये हम जमीन बेचना चाहते हैं, ये जमीन मेरे हिस्से की जमीन है, हम आधा बेच लेते हैं। भाई कह रहे ठीक है बेच लीजिए, अगर आपको जरूरत है तो आप बेच लीजिए, अपना हिस्सा बेच लीजिए, इधर से आप बेच लीजिए, भाई को कोई आपत्ति नहीं होता। लेकिन अगर आप अब जो है जमीन जो एक तरह से बेचेंगे, जमीन जो है आप ट्रांसफर करेंगे या उससे संबंधित कोई भी कार्य करेंगे, तो यानी आपको अपनी बहन से पूछना पड़ेगा, जो आपकी बहन है, इसलिए कि आपका जो एक तरह से श्रेणी है ना, वो समान है। तो आपको अपनी बहन से जो है वो पूछना पड़ेगा कि हम ये जमीन बेचना चाहते हैं। बहन का भी समर्थन होना बेहद जरूरी है। इसीलिए तो संपत्ति में मुकदमे में जरूरी पक्षकार की बात हो रही है। पक्षकार जो है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं बहन का विवाह हो गया, वो अपने घर चली गई, तो वहां से इसका नाता रिश्ता टूट गया, वहां के संपत्ति में अब इनका कोई अधिकार नहीं है, तो सभी बातें को समझना जानना बेहद जरूरी है। ठीक है, इसलिए ये सभी तमाम जो बातें हैं, इसलिए आपको जानना बेहद जरूरी है कि एक गलती करेंगे और ये पूरा जो आपका संपत्ति है वो उलझ कर रह जाएगा। इसलिए जो हम बता रहे हैं ये गलती आपको कभी नहीं करनी है। अब देखें यहां पर मामला इस प्रकार से है कि एक पिता जो है, उनकी जो मृत्यु हो जाती है, मान लेते हैं पिता हैं, अब इनकी जो है मृत्यु हो जाती है एक समय के बाद, मान लेते हैं कि अगर ऐसा होता है तो अब उनके जो उत्तराधिकारी हैं वो उस संपत्ति के हकदार होंगे। लेकिन ये कंडीशन ये होता है कि पिता जो हैं, पिता ने एक तरह से वसीयत नहीं किया, है ना, वसीयत नहीं किया, ये हो गया। दूसरा क्या होता है कि पिता एक तरह से जो है, पिता ने एक वसीयत जो है यहाँ पर वसीयत
किया, तो अभी अगर पिता ने वसीयत नहीं किया और पिता ने वसीयत किया, तो वसीयत अगर कर भी दिया तो आपको कोर्ट में साबित करना पड़ेगा वसीयत को। वसीयत अगर कोर्ट में साबित नहीं होता है तब तो बेटी हिस्सेदार बन जाएगी, लेकिन अगर वसीयत मान लेते बेटा के नाम वसीयत कर दिया तो बेटा शेयर लेगा, बेटी का फिर हक तो पिता ने ही खत्म कर दिया, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हाँ वसीयत अगर साबित नहीं हुआ कोर्ट में, आपका वसीयत अगर गलत साबित हो गया तो फिर तो बेटी भी जो है वो हिस्सेदार हो जाएगी। अब कहीं ना कहीं जब भी कोई बंटवारा का केस होगा, हिस्सेदारी का केस होगा या टाइटल का केस होगा, जैसे आप क्या करते हैं अपने भाई को नोटिस भेजते हैं तो बहन को भी नोटिस भेजना पड़ेगा, नहीं करेंगे केस खारिज हो जाएगा। एक समय बाद जो है ना उस केस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, इसलिए कि प्रॉपर्टी है तो जितने भी उनके जो, अगर आप बेटे को नोटिस भेज रहे हैं तो बेटियों को भी नोटिस भेजना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो सवाल है कि ठीक है पिता ने जो वसीयत एक तरह से अगर नहीं की है तो यहाँ पर जो है आप ये सोच रहे हैं कि दो भाई आपस में संपत्ति बांट लेंगे, और अगर मान लेते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं जुगाड़ लगा देते हैं, है ना, जुगाड़ से उनको लगता है ना कि अब हम अपने नाम पर ट्रांसफर किसी तरह से फर्जी कागजात के आधार पर जो है जैसे वंशावली बना लिए फर्जी तरीके से, उसमें बहन को दिखाए ही नहीं, तो अगर कोई फर्जीवाड़ा करेंगे तो कल तो फंस सकते हैं ना। मान लेते हैं कि अगर देखें क्या होता है, कोई फर्जी कार्य करके कोई काम कर लिया तो ठीक है वो कर लिया, लेकिन जिस दिन उस पर ऑब्जेक्शन लगाने वाला आ जाता है तो उस दिन तो आप उलझ के रह जाएंगे। उस दिन तो आपको जो है यानी जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। जो आप पर अगर आरोप जो है वो साबित हो गया तो आपको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? इसलिए कि आपने क्या किया, आपने एक बड़ा फर्जीवाड़ा किया है, और फर्जीवाड़ा इस प्रकार का किया है कि आपने गलत दस्तावेज को दिखाकर आपने संपत्ति अपने नाम ट्रांसफर करा लिया। तो मैं ये समझता हूं, देखें एक में यही होता है कि जब आप बंटवारा करने के लिए जो है आप जाएंगे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ना आपको करना क्या है कि जो प्रॉपर्टी है, जो जमीन है, उस जमीन को जो है आपको अपने नाम पर जो है, ये बात आप समझ लें, अपने नाम पर आपको क्या करना है कि अगर ट्रांसफर करवाना है तो आपको आपकी जो बहन है, ठीक है, दो भाई आप क्या किए, प्रॉपर्टी को डिवाइड कर लिए, ठीक है, आधा आधा, ये प्लॉट में आपने आधा आधा ले लिया, तो लेकिन ये जो बेटी है यानी बहन है, जो आपके मतलब पिता है उनकी बेटी है, उससे आपको एनओसी ले लेना चाहिए। उससे ये होता है ना कि जैसे आप जो कर रहे हैं उनमें उनको किसी प्रकार का एक तरह से ऑब्जेक्शन नहीं है, और वो जो है इससे एक तरह इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। हाँ, विरोध करेंगे तो हिस्सेदार है, हिस्सा तो ले ही लेंगे, ठीक है। तो ये आपने एनओसी आपको जो है एक तरह सपोर्ट करेगा, और लैंड ट्रांसफर जब आपके नाम हो जाएगा तो कुछ समय बाद, जैसे को होता है कि टाइम पीरियड है, आदमी को फाइट करने का भी तो एक टाइम पीरियड होता है, तो एक टाइम पीरियड में अगर वो मान लेते हैं कि जो बहन है अगर वो ऑब्जेक्शन लगाने आई तब तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है, लेकिन अगर वो ऑब्जेक्शन नहीं लगाई और एनओसी भी आपको दे ही दी है तो आपको भविष्य में कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाला। एक बार प्रॉपर्टी आपके नाम ट्रांसफर हो गया फिर आपको दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कि जो सवाल होता है और जो समस्या होता है वो जो है यहाँ पर ये होता है कि बहुत लोग ये कहते हैं कि क्या, जैसे बहुत लोगों का मन में सवाल आता है, क्या एनओसी देने के बाद भी प्रॉपर्टी पे बहन जो है या जो पिता की बेटी हैं वो चैलेंज कर सकती है? तो इसके बारे में हम जरूर बताएंगे आपको, और डिटेल में बताना पड़ेगा कि आखिर अगर हम बोलेंगे चैलेंज कर सकती है तो हम ये भी बोलेंगे कि नहीं कर सकती है, हम ये भी बोले कर सकती है, तो आखिर नहीं कर सकती है तो कब नहीं कर सकती है, अगर करेगी तो कब करने का पावर है, कब करने का अधिकार है। तो ये एक स्पेशल टॉपिक रहेगा ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें। आज आप ये जान लिए कि हमारा कानून जो है वो बदल गया है। अब जो है संपत्ति में साफ साफ कहा गया है, आर्टिकल आप भी पढ़े होंगे, ये न्यूज़पेपर में जो छपा वो आप भी पढ़े होंगे कि यहाँ पर संपत्ति में जो है वो बेटी जो है अब जरूरी पक्षकार है, और ये कहना सुप्रीम कोर्ट का है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में ऐसा कहा है कि माता पिता की जो संपत्ति है, अगर जो माता पिता जमीन माता पिता वसीयत नहीं कर गए हैं तो हिंदू जो उत्तराधिकार कानून के मुताबिक बेटियां भी पहली श्रेणी की उत्तराधिकारी मानी जाती है। ऐसे में संपत्ति बंटवारे के जो है यहाँ मुकदमे में बेटी जरूरी पक्षकार है। अगर आप बेटी को पक्षकार नहीं बनाएंगे तो आपका केस खारिज हो जाएगा। ये बात आप समझ लें। आज अभी वर्तमान में अगर आप एक तरह से होता है पार्टी बनाना, प्रतिवादी बनाना,
ठीक है, आप वादी, आप केस करने गए, आपके जो अगेंस्ट जो आप बनाने जा रहे हैं, तो उसमें आपको जो आपकी बहन है उनको भी बनाना पड़ेगा। इसीलिए कि अगर आप एक भाई के नाते जो है अपना दावा पेश कर रहे हैं तो वो भी एक जरूरी पक्षकार है, वो भी एक हिस्सेदार है। जिस तरीके से आप हिस्सेदार हैं उसी तरीके से वो भी प्रॉपर्टी में हिस्सेदार है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।